नमस्ते ज्वेलर्स फ्रेंड, मेरा नाम हर्षवर्धन गोरा। मैं राजकोट से पिछले 22 साल से ज्वेलरी इंश्योरेंस का व्यवसाय करता हूं। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि हम लोग जो भी इंश्योरेंस खरीद करते हैं, क्या लगता है ये कोई सामान्य बीमा है? ये ज्वेलरी का इंश्योरेंस है। इसके अंदर इतनी टेक्निकलिटी होती है, ये कोई सामान्य बीमा एजेंट ना तो बीमा कंपनी को समझा पाएगा, ना सर्वेयर को समझा पाएगा, ना तो व्यापारी को समझा पाएगा। ज्वेलरी इंश्योरेंस के लिए आपको एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान ये रखना होता है कि आपको उसके पास से ये बीमा खरीद करना पड़ता है जिसको आपको अपना व्यवसाय समझाना ना पड़े। क्या लगता है ज्वेलरी इंश्योरेंस के अंदर सिर्फ क्लेम पास नहीं हुआ इतना बोलने से हो जाता है क्या? क्या सिर्फ हर बार बीमा एजेंट की ही गलती होती है? क्या हर बार बीमा कंपनी की ही गलती होती है? ऐसा नहीं है। ज्वेलरी का या कोई भी बीमा पकड़ो, इसमें दो टेक्निकलिटी होती है। एक क्राइम फेस होता है, दूसरा होता है अकाउंटेबिलिटी। क्राइम फेस क्या होता है? मान लीजिए कि एक सराफा वाले का आदमी माल लेके चल रहा था, उसको रास्ते में 50 लोगों के बीच में गन पॉइंट पे लूट लिया। सबको दिख रहा है, कैमरा में भी आ गया, मगर वो तो क्राइम साबित हुआ। अब दूसरा पार्ट आता है अकाउंटिंग का। क्या आपकी तनख्वाह उसके पास जा रही थी? क्या आप उसको व्हाइट के अंदर दे रहे थे पैसा? क्या उसकी तनख्वाह जो भारत सरकार ने तय की है वो है? आज का टॉपिक अकाउंटिंग के ऊपर है। मैं कोई अकाउंटिंग के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मगर आज की डेट में सराफा व्यवसाय में ये देखा जा रहा है, जब भी हमारे पास क्लेम आते हैं, आज तक मैंने 1100 से ज्यादा क्लेम पास करवाए हुए हैं। कोई परवाह नहीं है, क्लेम आते हैं, बहुत बड़े क्लेम आते हैं, 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ के क्लेम आते हैं, पे किए हुए दे दिया है, कोई परवाह नहीं है। मगर जहां पे तकलीफ पड़ती है जो हमारी ओर से नहीं है, फिर भी क्लेम यदि रिजेक्ट होता है तो तुरंत बात आ जाती है कि बीमा में क्लेम पास नहीं हुआ। कोई बात नहीं, समझ लीजिए इसको। अकाउंटिंग आज की डेट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। आज की डेट में यह देखा गया है कि पुराने तौर तरीकों से जो है वो अकाउंट लिखे जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो आज चलो सीए लेवल के अकाउंटेंट है, मगर छोटे कस्बों में या बड़े शहरों में जो रेगुलर अकाउंटिंग का काम करते हैं वो पुराने तौर तरीके यूज करते हैं। रोकड़ा में पगार दे देंगे, 10,000 के नीचे रोकड़ा चलता है, ये कर लेंगे। कारीगर को तो साल में 2 बार ही पैसा दे देते हैं। बहुत तकलीफ पड़ती है इंश्योरेंस के क्लेम पास करने में। कभी कभी तो अकाउंटेंट के पास हम जो क्वेश्चन करते हैं उसके जवाब भी नहीं होते हैं। 8-8 हजार रुपए की तनख्वाह देते हैं। एक बार आप है ना काम करिएगा, गूगल के अंदर सर्च कर लीजिएगा मिनिमम वेजेस इन राजस्थान, मिनिमम वेजेस इन दिल्ली, मिनिमम वेजेस इन मुंबई। आपको दिखेगा कि 14,000 13,000 के नीचे आप किसी को सैलरी दे भी नहीं पाते हो। नहीं तो मजूर का लो जो है, लेबर लो, वो आपको परेशान कर देगा। आज की डेट में आप 8,000 9,000 10,000 अपने अकाउंटेंट के कहने के ऊपर आप दे देते हो कि रोकड़ा का वाउचर काट देंगे, 10,000 के नीचे तो रोकड़ा चलता है। तो क्या लगता है एक जगह फंसने जाओगे, दूसरी जगह बचने जाओगे तो नहीं होगा। जो काम करना है, आज वही स्टाफ लोग आपके कैमरा में काम करते दिख ही रहे हैं ना। आज वही स्टाफ लोग कल को भगवान न करे वही लूटने वाले हैं। तो जब कल वो लूटने वाला है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आज क्यों ना कर ले? बहुत तरीके हैं जिसको हम लोग आसानी पूर्वक कर सकते हैं, मगर जानबूझ के तोड़ मरोड़ के ऐसी व्यवस्था बना के रख दी है। फिर आखिर में जाके क्लेम आता है तब हमको बोला जाता है, अरे हर्ष भाई हम तो पुराने तरीके से काम करते हैं, विश्वास पे काम चलता है, हम तो लिखा पढ़ी कुछ करते ही नहीं है। आज ये चीज हम भी बोल दे कि चलो आपने मुझे प्रीमियम दिया, अब विश्वास कर लो मेरा बीमा हो गया है। हम आपको कागज नहीं देंगे, हमारे लिखा पढ़ी कुछ नहीं होता, आप विश्वास कर लो हमारा हो गया, हम साइन नहीं करेंगे। तो चलेगा क्या ऐसा? आज आप हमको 20-25 हजार का प्रीमियम देते हो, उसके पश्चात आप एक आशा रखते हो कि भैया मुझे परफेक्ट सर्विस मिलनी चाहिए। तो क्या मैं आपको 20-25 लाख का क्लेम दूं और आपका अकाउंट कहीं पर भी सही नहीं हो तो वो चलेगा क्या? अकाउंट के ऊपर टॉपिक क्यों आ रहा है? क्योंकि आज की डेट में देखा जा रहा है हमको आपको जो पॉलिसी में लिख के देना है, भले छोटे अक्षर में लिखा है ना कि आपका स्टाफ भाग जाएगा हम पैसा देंगे, आपका कारीगर भाग जाएगा हम पैसा देंगे, आपका आंगड़िया लूट जाएगा हम पैसा देंगे, आपका दुकान में स्टॉक है हम पैसा देंगे, मगर आपका स्टाफ आपका था कि नहीं, वो क्या लगता है बीमा एजेंट को साबित करना है? आपके स्टाफ को आप तनख्वाह रेगुलर तौर पे देते हो कि नहीं देते हो, क्या मुझे साबित करना है? नहीं करना होता है बाबूजी, वो आपके अकाउंटेंट साहब को देखना होता है। बहुत बार कारीगर के अंदर देखा गया है साल में सिर्फ 2 बार पैसा देते हैं। कारीगरों के 2-2 5-5 10-10 लाख रुपए तक की मजदूरी खड़ी रख देते हैं व्हाइट के अंदर में। कल को वही कारीगर 10 लाख का सोना लेके भाग गया, जिसको आपको 12 लाख रुपए तो देने व्हाइट के बाकी थे मजदूरी के। आप समझ सकते हो? आप अगर समझना चाहो तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ आई जाएगी। मुझे इससे ज्यादा आपको क्लियरिटी देने की भी जरूरत आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। इतने साल से व्यवसाय में हो, मैं क्या बोलना चाहता हूं आप समझ सकते हो। तो वो कारीगर जिसको आपको 12 लाख रुपए व्हाइट के देने बाकी है, वो कारीगर सही में आपका 10 लाख का सोना लेके चला गया, तो क्या लगता है इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा आपको? इसमें इंश्योरेंस एजेंट की गलती है
मैंने तो मेरी पॉलिसी में लिख के दिया हुआ है कि आपका कारीगर भाग गया तो आपको पैसा मिलेगा, मगर आपको उसको व्हाइट के 12 लाख देने बाकी है। वो 10 लाख का माल लेके भाग गया तो वो अपना लेके गया कि आपका लेके गया, ये तो जरा समझिए। स्टाफ के ऊपर 2-2 महीने 4-4 महीने 6-6 महीने तक उसकी तनख्वाह व्हाइट में नहीं दी जाती है, ना तो बैंक के द्वारा दी जाती है। फिर जब भी हादसा होता है तब एक ही कहानी आ जाती है, अप्रैल के समय से अपन चलो एक काम करो वाउचर काट के दे देंगे। हमको नहीं समझ पड़ती क्या? आज हम लोग इतना काम करते हैं, इतने इंश्योरेंस लेके बैठे हुए हैं, फिर भी चलो हम लोग कभी कभी इसको इग्नोर कर देते हैं। मगर आपसे एक रुपया एक ही चीज का एक मैं आग्रह रखूंगा, जब आप हमको भी पूरा पैसा दे रहे हो, अपने अकाउंटेंट को पूरा पैसा दे रहे हो, तो दोनों लोगों से सही काम कराओ ना। क्यों आप ऐसा रखते हो कि भैया चलो जब क्लेम आएगा तब इंश्योरेंस एजेंट जो है वो सब कुछ कर लेगा। हम लोग इतना कर पाते तो मैं भी क्या गली गली दुकान दुकान जाके हम लोग बीमा बेचते, अपने लिए खुद के लिए 15 किलो का क्लेम नहीं पास करा लेते। समझने की बात है, इतना क्लियर कट कोई भी एजेंट की ताकत नहीं है, किसी की व्यवस्था में ताकत नहीं है कि इतना क्लियर कट बोल पाएगा। मगर बहुत बार मुझे अलग अलग एसोसिएशन के द्वारा बुलाया गया है। आज तक मैंने 178 से ज्यादा सभाएं जो है उसको संबोधन किया हुआ है, उसमें भी बहुत क्लियरिटी के तौर पे आज मेरे दिमाग एकदम साफ है। तो मैं आपको साफ बात क्यों ना करूं। कारीगरों के साथ देखा जाता है कि मेन कारीगर कभी आता ही नहीं है, कारीगर का सब कारीगर आता है, उसके पास फोन के ऊपर बात करके हम उसको माल दे देते हैं। वो जब टेलीफोन के डबले हुआ करते थे, जब ये वाले फोन हुआ करते थे, तब के जमाने की बात है। आज का जमाना अलग है। आप वो आने वाले कारीगर को नहीं जानते हो तो उस कारीगर का फोटो खींच के अपने मेन कारीगर को भेजो कि भाई तुम्हारी दुकान से ये कारीगर आया है, इसको माल देना है क्या? 2 सेकंड लगेगा। वो आप फोन पे बात करा रहे तो इसका कोई सबूत है ही नहीं। टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। बहुत बार ये देखा गया था कि 25 बार मैं यहाँ से दूसरे गांव में गया, मगर मैंने कोई भी वाउचर मेंटेन नहीं किए, मैंने कोई भी वाउचर को बुक्स में नहीं लगाया। क्या लगता है आपको? आज टेक्नोलॉजी के जमाने में आपका मोबाइल उस सिटी के अंदर 25 बार जो है एक्टिव हुआ है, वे पुलिस वाले को, सिस्टम वाले को, जीएसटी वालों को समझने में कितनी देर लगेगी? 2 मिनट भी नहीं लगेगी साहब। तो जो चीज आज आप छुपा ही नहीं सकते हो तो उसको क्यों छुपाने का प्रयास कर रहे हो? वो भी आप फिर परेशानी होगी। अकाउंटिंग में देखा गया है तिजोरी लेते बड़ी बड़ी, मगर तिजोरी के अंदर कभी भी उसका बिल नहीं लेते हैं, तो कल को वही तिजोरी लूट जाने वाली है ना, वही तिजोरी का हादसा होने वाला है। तब आप ही एफआईआर लिखाओगे कि तिजोरी तोड़ के ले गया, मगर वो तिजोरी को बुक्स पे लिया ही नहीं है तो तोड़ के ले कैसे गया? यही प्रॉब्लम जीएसटी में आप लोगों ने जो अपनी दुकानें जो बढ़ाई है, मेंटेन की है, कम से कम पिछले 2 महीने के अंदर मैंने 250 से ज्यादा व्यवसायियों को इस बारे में इन्फॉर्म किया, इस बारे में उनको बचाया है। प्रॉब्लम कहां पे समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपकी 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर की दुकान आज की तारीख में है। आपने जब 2017 में जब जीएसटी आया था, तब 2017 में आपने सिर्फ 12 नंबर की दुकान ही आपके पास थी, आपने वहां पे जीएसटी ले लिया। उसके बाद 13 नंबर और 14 नंबर आपने बढ़ा के बीच की दीवार आपने हटा दी, मगर जीएसटी में आप देखोगे तो सिर्फ 12 नंबर चल रही है। और ऐसा एक व्यवसाय की बात नहीं कर रहा हूं, एक ऐसी देखी हुई है 10-10 हजार किलो चांदी का स्टॉक उन्होंने बाजू की बिल्डिंग खड़ी करके उसमें डाल दिया। वो बिल्डिंग की जीएसटी में कहीं नहीं दिखाई है। ये वाली बिल्डिंग जहां पे पुराना जीएसटी था वो रखी, ये वाला बिल्डिंग उन्होंने छोड़ा, ये वाला बिल्डिंग कहीं जीएसटी में दिखाई नहीं, और बीच में उन्होंने गेट करके इधर से उधर जाने आने का रास्ता कर दिया। अब कल को भगवान न करे 10,000 किलो चांदी का यहाँ का क्लेम आया, हम कहां से क्लेम देंगे? आपके जीएसटी का आपका जो सीए साहब है उन्होंने ये वाला बिल्डिंग कहीं दिखाया ही नहीं है। 12, 13, 14 नंबर की दुकान है तो 13 और 14 नंबर को दिखाया ही नहीं है, बीच की दीवार अपने आपने हटा ली है। तो बहुत सारे क्लेम जो है वो इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से नहीं जाते हैं। हमने तो लिखा हुआ है हमारी पॉलिसी के अंदर कि आपका माल लूट जाएगा, हम क्लेम देंगे, स्टाफ भाग जाएगा, स्टाफ की तनख्वाह महीना आखिर होने के बाद दीजिए, कोई परवाह नहीं है। हम आपसे एक निवेदन करते हैं, नया स्टाफ है, उस स्टाफ को करोड़ों रुपए का माल जहां पे रखा हुआ है वहां पे बिठाने का भरोसा कर सकते हो, तो वही का स्टाफ को आप एक 2,000 रुपया, 1,000 रुपया पहले ही दिन चेक के माध्यम से दे दीजिए ना, तो बैंक का प्रूफ आपके पास आ जाएगा। कल को वही स्टाफ 2 दिन 5 दिन के अंदर कोई बेईमानी करके भाग गया, दुकान में से कुछ माल लेकर रफा दफा हो गया, उसने दुकान में से बैठे बैठे कोई चोरी की, तो वो क्लेम मिलने में आपको बहुत आसानी होगी। छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर बोल रहा हूं, अगर मुझे सिस्टम अलाउ करेगी, अगर मुझे आपके एसोसिएशन अलाउ करेंगे तो डिटेल में एक एक टॉपिक के ऊपर कि कैसे तनख्वाह दी जाती है, जीपीएस ट्रैकिंग कैसे की जाती है, फायर का कैसे ध्यान रखा जाता है। मैं खुद सराफा व्यवसाय से हूं। आज पूरे भारत में एक भी एजेंट नहीं है जो इस व्यवसाय से है। वो ना तो आपकी भाषा बोलते हैं, ना आपको समझ में आए ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी की लैंग्वेज बोलते हैं जो कॉर्पोरेट टेक्निकल टाइप की है, जो आधे से ज्यादा व्यवसाय को तो समझ में भी नहीं आती है।
मुझे आपका एसोसिएशन अलाउ करेगा, मुझे आपकी सिस्टम अलाउ करेगी। मैं एक एक चीज के ऊपर, एक एक टॉपिक के ऊपर मैं एक एक वीडियो बना के दूंगा कि स्टाफ को कैसे अपॉइंट करें। स्टाफ को छोड़ देते हैं तो बोलते हाँ कल से मत आना। भाई साहब, बाजार के अंदर आपने किसी को बोला कि इसको मैंने निकाल दिया है, कल से इसके पास माल मत देना। आपने उसके पास कोई लिखा पड़ी की कि भैया कल से तू मेरा स्टाफ नहीं है, तू किसी भी प्रकार का फ्रॉड करेगा, किसी प्रकार का कोई भी जुर्म करेगा, वो मेरी दुकान के ऊपर नहीं आएगा, लिख के दे। इसको रिलीविंग लेटर बोलते हैं। टेक्निकलिटी है, ये कोई भी बीमा कंपनी के नियम नहीं है, ये हमारे द्वारा सूचित की गए, आपको समझाने के लिए है। बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि बीमा देते समय नहीं समझाया, ये समझाया, लो समझ लो, डॉक्यूमेंट्स ले लो हमसे, हमारे पास से लो। आप हमको प्रीमियम दे रहे हो तो हमारे पास सब कुछ पड़ा हुआ है, मेरे पास पूरी टीम है, पूरा गाइड करेगी, चिंता मत करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं दे सकता हूं अगर सिस्टम अलाउ करे तो। धन्यवाद।